घर में हॉल के अंदर रीता का जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा था। सुनीता एक बड़े से गिफ्ट बॉक्स के साथ खुशी से इंतजार कर रही थी। रीता अपने कमरे से दौड़ती हुई आती है, जबकि सीमा रसोई का काम छोड़कर धीरे धीरे आ रही होती है। अरे मेरी रानी बेटी, आ गई मेरी लाडली, देख तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे वाह माँ, ये क्या है? इतना बड़ा गिफ्ट! हे भगवान, कितना एक्साइटिंग है ये सब कुछ। सीमा कोने में खड़ी होकर चुपचाप सब देख रही थी। राजेश भी पास आकर खड़ा हो जाता है। सुनीता गर्व से गिफ्ट बॉक्स रीता के हाथों में थमा देती है। चलो बेटा, खोलकर देखो तो क्या है इसमें। अरे बाप रे बाप, ये तो आईफोन 16 है। ओह गॉड मम्मी, ये कितना महंगा होगा। मेरी बेटी के लिए कुछ भी महंगा नहीं है। तू तो मेरी जान है, मेरी आंखों का तारा है। सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उम्मीद भरी नजरों से अपनी माँ को देखती है। सुनीता एक छोटा सा प्लास्टिक का बैग सीमा की तरफ फेंकती है। और हाँ सीमा, ये तेरे लिए भी कुछ है। ये चप्पल है तेरे लिए, और तेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा है। धन्यवाद माँ जी, बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, सीमा को चप्पल मिले हैं, कमाल है। और मुझे आईफोन, तुझे चप्पल। शर्मा आंटी खिड़की से झांकती है और ये सब देखकर सर हिलाती है। सीमा मुस्कुराहट छुपाकर अपनी चप्पल पहनती है, जो उसके लिए काफी बड़ा गिफ्ट था। अरे यार, ये क्या भेदभाव है, एक को आईफोन और दूसरी को बस चप्पल। अगले दिन रसोई में सीमा अपनी नई चप्पल पहनकर काम कर रही थी। फर्श पर तेल गिरा हुआ था। वो जमीन पर बहुत बुरी तरह से गिर जाती है। रीता ये देखकर अपना आईफोन निकालती है और उसकी वीडियो बनाने लगती है। अरे वाह, देखो मेरी बहन का डांस, ये क्या मस्त गिरी है। इंस्टाग्राम पर डालूंगी, फेमस हो जाऊंगी। अरे यार, बहुत चोट लगी है, मदद करो। अरे चुप करो, तुम्हारी चप्पल ही इतनी बड़ी है, सीख जाओ इनमें चलना। 3 दिन बाद का समय था। रीता का आईफोन अचानक गायब हो जाता है। पूरे घर में तलाशी होती है, लेकिन आईफोन कहीं नहीं मिलता। रीता चिल्लाने लगती है, मेरा आईफोन कहाँ गया? हे भगवान, कहाँ गया मेरा महंगा वाला आईफोन? अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ रखा था तूने? मम्मी, इसने चुराया है। सीमा ने मेरा आईफोन चुराया। तुझे आईफोन से जलन थी ना मेरे? सीमा हैरानी से पीछे की तरफ कदम रखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनीता गुस्से से सीमा की तरफ देखती है। नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं क्यों चुराऊंगी? मैं क्या करूंगी आईफोन का? चुप रह, चोरी भी की और झूठ भी बोलती है। हद है तेरी तो। सुनीता, पहले पूछताछ कर लो, ऐसे कैसे इल्जाम लगा रही हो? पापा, मैंने अपनी आंखों से देखा, ये मेरे कमरे में घुसकर आईफोन उठाकर ले गई थी। सुनीता बिना कुछ सुने सीमा के गाल पर जोर से तमाचा जड़ देती है। सीमा का मुंह लाल हो जाता है और वो रोने लगती है। बस भी करो, अब बहुत हो गया तेरा नाटक। सच सच बता दे, आईफोन कहाँ छुपाया है, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगी। माँ, 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 भगवान कसम, मैंने कुछ नहीं लिया। क्यों मार रही हो आप मुझे? अरे ये क्या हो रहा है, इतना हंगामा क्यों? इसी बीच सीमा का फोन बजता है। अमित का फोन आता है। सीमा रोते रोते फोन उठाती है। अरे सीमा, तू रो क्यों रही है, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, घर में बहुत परेशान हूँ मैं। सुन, एक जरूरी बात है। मैंने आज प्रिया के फोन में एक रिकॉर्डिंग सुनी है। सभी लोग अमित की बात सुनने के लिए चुप हो जाते हैं। अमित स्पीकर पर रिकॉर्डिंग चलाता है। सभी की सांसें थम जाती है। रीता, तू ये क्या कर रही है? मैं अपना आईफोन छुपा रही हूँ अपनी अलमारी में। सीमा को फंसा दूंगी, मम्मी को लगेगा वो चोर है। ये गलत है रीता। अरे चुप करो, फिर मुझे नया आईफोन मिल जाएगा। परफेक्ट प्लान है, और इस बार तो प्रो वाला लूंगी। रिकॉर्डिंग सुनकर सभी लोग सदमे में आ जाते हैं। सुनीता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। राजेश गुस्से में रीता को देखता है। ये क्या है, ये क्या सुना मैंने? हे भगवान, मैंने क्या किया? रीता, तूने ये क्या किया? अपनी बहन को फंसाया? नहीं पापा, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। अरे और भी रिकॉर्डिंग्स हैं, सुनोगे? रीता डर जाती है और अपने कमरे की तरफ भागती है। सुनीता उसके पीछे जाती है और अलमारी खोलकर देखती है तो वहाँ उन्हें आईफोन पड़ा हुआ मिलता है। अरे बाप रे बाप, ये क्या किया मैंने? मेरी बेचारी सीमा को कितना दुख दिया। सॉरी मम्मी, मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ नया वाला फोन चाहती थी। शर्म करो रीता, अपनी बहन को फंसाया, ये कोई बात हुई? सुनीता सीमा के पास आकर उसके पैर पकड़कर रोने लगती है।
सीमा हैरान होकर उसे उठाने की कोशिश करती है। सीमा बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी औलाद को पहचाना ही नहीं। तू ही तो मेरी असली बेटी है। कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरी माँ हैं, मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती। सीमा अपनी चप्पल उतारकर सुनीता के पैरों में रख देती है। ये देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, ये चप्पल आपके लिए है, प्यार तो इसमें भी भरपूर है, आईफोन की जरूरत नहीं। वाह बेटी, तूने सिखा दिया कि असली खुशी चीजों में नहीं प्यार में होती है। अरे भगवान का शुक्र है, सच्चाई सामने आ गई। सीमा जैसी बेटी तो किस्मत वालों को मिलती है। रीता भी रोकर सीमा से माफी मांगती है। सीमा उसे गले से लगा लेती है। पूरा परिवार एक साथ आकर ग्रुप हग करता है। सीमा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, तुम मुझसे कहीं बेहतर हो। अब से मेरी दोनों बेटियां बराबर है, कोई भेदभाव नहीं होगा। बस एक वादा कीजिए माँ जी, कभी किसी की पूरी बात सुने बिना आप उस पर इल्जाम नहीं लगाएंगी। सभी हंसने लगते हैं। सुनीता सीमा के लिए भी नया फोन ऑर्डर कर देती है, वो भी आईफोन। रीता अपना आईफोन सीमा को देने की कोशिश करती है, लेकिन सीमा मना कर देती है। नहीं रीता, मुझे आईफोन नहीं चाहिए, मेरे पास सबसे कीमती चीज है हमारा परिवार और एकता। शाबाश बेटी, तूने सिखाया कि सच्चा खजाना रिश्तों में होता है, संसारिक चीजों में नहीं। कहानी का अंत होता है। सभी लोग खुशी से हंस रहे थे। सीमा ने अभी भी अपनी बड़ी सी चप्पल पहनी हुई थी, लेकिन अब वो गर्व से चल रही थी। उसे एहसास होता है कि प्यार ही सबसे बड़ा तोहफा है। आज मुझे समझ आ गया कि बेटी वो नहीं जो खून से जुड़ी हो, बल्कि वो होती है जो दिल से जुड़ी हुई होती है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। 1 महीने के बाद घर में खुशी का माहौल था। सुनीता और सीमा मिलकर रसोई में खाना बना रहे थे। रीता भी अपनी गलती का एहसास करके अब घर के कामों में मदद किया करती। सीमा बेटा, आज तेरे लिए तेरी पसंदीदा हलवा बनाऊंगी, कितना टेस्टी बनाऊंगी, तुझे मजा आएगा। अरे वाह माँ जी, आप हलवा तो जबरदस्त बनाती हैं, मजा आ जाएगा। मम्मी, मैं भी सीख रही हूँ रसोई का काम। अब मुझे एहसास हुआ कि घर का काम करना कितना मुश्किल है। राजेश ऑफिस से आता है और खुशी का माहौल देखकर मुस्कुराता है। शर्मा आंटी भी मिठाई लेकर आती है। वाह, घर में कितनी खुशी है आज, दिल खुश हो गया ये सब देखकर। सुनीता जी, आपने सच्चाई की परख की है, सोने पर सुहागा है। आंटी जी, सब तो ठीक हो गया, भगवान का शुक्र है। सुनीता सीमा के हाथों में एक छोटा सा गिफ्ट रखती है। सीमा खुशी से उसे खोलती है। उसके अंदर सुंदर सुंदर सी चूड़ियां निकलती है, जिन्हें देखकर सीमा को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो धन्यवाद बोलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है ये चूड़ियां। ये चूड़ियां मेरी माँ ने मुझे दी थी, आज मैं इन्हें अपनी असली बेटी को दे रही हूँ। माँ जी, ये बहुत कीमती है, मैंने बहुत अच्छे से अपने पास संभाल कर रखूंगी। इस तरह सीमा के सच्चे प्यार और धैर्य ने पूरे परिवार की सोच बदल दी। अब सभी समझ गए थे कि रिश्ते प्यार से बनते हैं, पैसों से नहीं। अमीशा दिखने में तो बहुत दुबली पतली थी, लेकिन उसके अंदर बहुत जान थी। वो पूरे दिन काम करने के बाद भी नहीं थकती थी, बल्कि एक साथ कई सारे काम कर लेती थी। जहाँ एक तरफ अमीशा इतनी मेहनती थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी सास सुलोचना एक नंबर की आलसी औरत थी। अमीशा अपनी सास के आलसपन से बहुत परेशान थी। एक दिन वो शाम के समय अमीशा छत पर गेहूं साफ कर रही होती है, तभी उसकी सास सुलोचना भी वहाँ आती है और अमीशा उनसे बोलती है, माँ जी, गेहूं ना बहुत ज्यादा है, अगर आप थोड़ा मदद करवा देती तो जल्दी साफ हो जाते। बहू, तू मुझे गेहूं साफ करने के लिए बोल रही है? तुझे शर्म नहीं आती कि अपनी सास को काम बताते हुए? माँ जी, मैं आपको काम नहीं बता रही हूँ, बल्कि जो काम कर रही हूँ उसमें आपकी मदद मांग रही हूँ। बहू, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझसे जमीन पर बैठकर गेहूं साफ नहीं होंगे। तू तो जानती है ना कि ज्यादा देर बैठने पर मेरी कमर में दर्द होने लगता है, और ये तो बहुत सारे गेहूं हैं, आज के डेट में तो साफ ही नहीं हो पाएंगे। माँ जी, बुरा मत मानिए, लेकिन आपके मोहल्ले में शांति आंटी के साथ घंटों घंटों बैठ के गप्पे लड़ाती हैं, तो आपकी कमर में दर्द नहीं होता है। लेकिन मैंने जरा सा आपको काम दे दिया तो आपकी कमर में दर्द हो गया। आप बहुत कामचोर हो गई हैं। कोई बात नहीं बहू, मैं कामचोर हूँ तो क्या हुआ, लेकिन तू तो मेरी पहलवान बहू है ना, जो एक साथ ना जाने कितने काम निपटा लेती है। बहुत जान है तुझमें, तेरे लिए ये गेहूं साफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, तू ही कर ले। माँ जी, मुझे चढ़ाने की कोशिश मत करिए, मुझे अच्छे से पता है आपसे कुछ नहीं होने वाला है। मैं ही पागल हूँ जो आपको कोई काम बोल देती हूँ। जाइए जाइए,
वरना जो काम मैं कर भी रही हूँ वो भी बिगाड़ देंगी आप। मैं खुद ही कर लूंगी। ये हुई ना मेरी पहलवान बहू वाली बात, जिसके लिए कोई काम मुश्किल या बड़ा नहीं है। सुलोचना मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अमीशा अकेले ही गेहूं साफ करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो सारे गेहूं साफ करने के बाद दोनों गेहूं की बोरियों को एक एक करके हाथ में उठाकर आराम से सीढ़ियां उतर रही होती हैं। तभी शांति हाथ में दाल से भरी कटोरी लेकर वहां आती है और अमीशा को देखते ही उसके हाथ से कटोरी नीचे गिर जाती है। तभी सुलोचना बोलती है, शांति, तूने ये क्या किया? दाल गिराकर मेरे घर की सारी फर्श खराब कर दी तूने। माफ कर दे सुलोचना, लेकिन तेरी बहू की ताकत देखकर मेरे हाथ से दाल ही छूट गई। कितनी जान है इसमें। आज मंगलवार है, लगता है मुझे अपनी बहू की नजर उतारनी ही पड़ेगी। तूने इतनी गंदी नजर जो मार दी। मैं नजर नहीं मार रही हूँ सुलोचना, लेकिन सच बोल रही हूँ। तेरी बहू में बहुत ताकत है और हमारी बहू तो ऐसी है, थोड़ी देर तक सब्जी का थैला उठा लेंगी, अगले दिन देखियो उनका हाथ ही नहीं उठता है। और तू अपनी बहू को देख, एक हाथ में 40 किलो गेहूं होगा और दोनों हाथों में कम से कम 80 किलो होगा, लेकिन फिर भी देख आराम से मस्त होके चल रही है। हाँ, तो मेरी बहू ताकतवर है, तुम सबकी बहुओं की तरह कमजोर नहीं है। अच्छे खासे घर की खाने पीने वाली लड़की है ये। आज तक तो तेरे मुंह से इसकी तारीफ सुनी थी, आज तो आंखों से देख भी लिया। सच कहूँ सुलोचना, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तेरे को ऐसी बहू मिली है। और मुझे कभी कभी तेरे से जलन भी होती है कि तुझ कामचोर औरत को इतनी मेहनती बहू कहाँ से मिल गई। ये आ गई है ना, तभी तेरा घर बसा हुआ है, वरना पता नहीं क्या हो गया होता अभी तक। अमीशा दोनों बोरी लाकर हॉल में दीवार के सामने लगा देती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैंने सारे गेहूं साफ कर दिए हैं और उतार भी लाई हूँ छत से, वरना इस बात पे भी अब बहस होती, कौन लेने जाएगा छत से गेहूं। अब आप समय से चक्की पर भिजवा दीजिएगा क्योंकि आटा खत्म होने वाला है। कोई बात नहीं बहू, तू जा आराम कर ले। तू इतनी देर से गेहूं साफ कर रही थी तो थक गई होगी। नहीं आंटी जी, वो क्या है ना, रसोई में बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, मुझे उन्हें भी साफ करना है, फिर आपके लिए चाय बनानी है। अगर मैं बैठ गई तो आपके लिए चाय कौन बनाएगा? आप लोग बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अमीशा इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अमीशा की नजर जमीन पर गिरी दाल पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलती है, ये दाल कौन लेके आया था? किसने गिराया है इसे? मुझे माफ कर दे बहू, ये दाल मुझसे गिर गई है। वो मैं दाल लेकर आ रही थी, लेकिन तेरे पे नजर पड़ गई और तेरे को वजन उठाते देख मेरे हाथ से दाल ही छूट गई। मुझे माफ कर दे, मैं साफ कर दूंगी। नहीं नहीं आंटी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं साफ कर लूंगी। मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा कि कहीं माँ जी ने तो नहीं गिरा दिया है, क्योंकि इनको काम ना करने की आदत है, लेकिन फैलाना बहुत आता है। बहू, तुझे लगता है मैं काम फैलाती हूँ? नहीं नहीं, आप कहाँ काम फैलाती हैं माँ जी, मैंने तो गलत बोल दिया है। आप तो काम ही नहीं करती जो फैलाएंगी। अमीशा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और शांति उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। उसको अपने ऊपर हंसता देखकर सुलोचना को बहुत गुस्सा आता है और शांति के जाने के बाद वो अपनी बहू से बोलती है, बहू, अगर दूसरों के सामने मेरा मजाक बनाकर तुझे सारे काम करने हो तो आज के बाद किसी भी काम को करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तेरा हर चीज में साथ देती हूँ, और एक तू है कि लोगों के सामने मेरा मजाक बनाती रहती है। माँ जी, क्या ही कर दिया मैंने? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? तूने शांति के सामने मुझे कामचोर बोला। माँ जी, वैसे तो आप कामचोर हैं, लेकिन उस टाइम मैंने मजाक में बोला था। अगर आपको ज्यादा बुरा लग गया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब ठीक है, आगे से ध्यान रखियो कि दोबारा माफी मांगने की जरूरत न पड़े। सुलोचना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अमीशा बेशक पतली थी, लेकिन उसकी प्रॉपर डाइट पहलवानों वाली ही थी, जैसे कच्चा दूध, दही, घी, ये सब। सुलोचना अपनी बहू के खान पान से अच्छी तरह से वाकिफ थी, लेकिन वो अपनी बहू को कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकती थी, क्योंकि वो जानती थी जितना वो खाती पीती है उससे कई ज्यादा वो काम कर लेती है। एक दिन दोनों सास बहू शाम के समय मार्केट से घर आ रही होती हैं। तभी वो देखती हैं कि उसके मोहल्ले का एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों को मार रहा होता है और मोहल्ले के सभी आदमी खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी अमीशा उनकी तरफ आगे बढ़ती है तो सुलोचना उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और बोलती है, बहू, कहाँ जा रही है तू? चुपचाप घर में चल। माँ जी, वो आदमी अपनी औरत को कितनी बुरी तरह से मार रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए।
वहाँ खड़े आदमी जब उसका मुकाबला नहीं कर रहे हैं तो हम औरतें क्या ही कर पाएंगी। वो बहुत बड़ा पहलवान है, उसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। वो पहलवान नहीं है, एक मोटा भैंस है, भैंस। बस जिससे लोग बिना बात के डर रहे हैं। मेरे एक हाथ का भी नहीं है वो। बहू, मैं तुझे तेरे खान पान और तेरी ताकत को देखकर तुझे प्यार से पहलवान बोलती हूँ। तू अपने आप को सच का पहलवान मत समझ। माँ जी, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन सच में आप मेरी बात भी मानिए। वो आदमी एक हाथ का नहीं है, एक थप्पड़ में जमीन पे गिरा पाएगा और दोबारा उठेगा भी नहीं। देखिए बेचारी को कितनी बुरी तरीके से मार रहा है। सभी मिलकर तमाशा देख रहे हैं वहाँ पे खड़े होके। मैं जानती हूँ बहू, ये गलत है, लेकिन ये उनके घर का मामला है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। माँ जी, घर का मामला जब तक घर में रहता है तो वो घर के अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन जब वो मामला घर के बाहर आ जाता है तो वो सबका हो जाता है। अगर यही चीज हमारे घर में किसी के साथ होती तो आप उस टाइम भी चुप रहती। अच्छा ठीक है, लेकिन तू नहीं जाएगी, मैं जाऊंगी। उसको जो बोलना होगा मैं बोलूंगी। लेकिन माँ जी। बोला ना बहू, नहीं मतलब नहीं। सुलोचना उस आदमी को समझाने के लिए उसके पास जाती है। उसके बहुत कहने पर भी सुलोचना की वो बात नहीं मानता। तभी सुलोचना गुस्से में उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, लेकिन उसके ऊपर थप्पड़ मारने का भी कोई असर नहीं होता और वो उल्टा सुलोचना को ही थप्पड़ मारने चलता है। लेकिन तब तक अमीशा वहाँ आती है और उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपना हाथ नहीं छुड़ा पाता। तभी अमीशा उसे अपनी तरफ घुमाकर जोरदार थप्पड़ मारती है और वो जमीन पर जाकर गिरता है। साथ ही उसके सारे दांत भी बाहर आ जाते हैं। ना ही वो आदमी दोबारा उठता है और ना ही उसका हाथ दोबारा सीधा होता है। तभी शांति खुश होकर बोलती है, क्या बात है बहू, क्या थप्पड़ मारा है? अभी तक देख जमीन पे ही पड़ा हुआ है। मेरी माँ जी को कोई कुछ बोल दे, वो तो मैं बर्दाश्त करती नहीं हूँ। इसने तो मेरी माँ जी पे हाथ उठाने की कोशिश की, तो मैं इसे कैसे छोड़ देती। इसको कहते हैं पहलवानी वाला हाथ। जिसको एक बार पड़ता है ना तो वो उठता नहीं बल्कि उठ जाता है। सुलोचना की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और उस दिन के बाद से सुलोचना के साथ साथ मोहल्ले वाले भी अमीशा को पहलवान बहू बोलने लगे थे। और अपनी बहू का अपने प्रति प्यार देखकर सुलोचना भी अपनी कामचोरी कम कर देती है। जूही काफी शांत स्वभाव की थी। वो अक्सर ही सभी की गलतियों को नजरअंदाज कर देती थी। ऐसे ही एक दिन जूही घर में काम कर रही होती है। तभी जूही की सास शांति गंदे पैर लेकर अपनी सहेली विमला के साथ घर में आती है और घर गंदा हो जाता है, जिसे देखकर विमला कहती है, अरे शांति, तुझे पता था क्या तेरी बहू घर पे काम कर रही है? तो तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हम लोग बाद में ही आ जाते। ऐसे ही गंदे पैर लेके तेरे घर में नहीं आ सकते हैं। देख, बेचारी पोछा लगा रही थी और हमने देख गंदा ही कर दिया। बहू माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था तू घर की साफ सफाई कर रही है। अरे आंटी जी, कोई बात नहीं। अब आप लोग आ गए हो तो कुछ किया थोड़ी जा सकता है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं दोबारा से पोछा लगा लूंगी। देख लिया, मेरी बहू गाय है गाय, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही करती है जो मैं कहती हूँ। वैसे भी बहू काम ही करती रहती है पूरे टाइम। एक काम को दोबारा भी कर लेगी तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी उसे। अरे तू ऐसे क्यों बोल रही है शांति? घर के काम क्या आसान होते हैं? जब तक तेरी बहू नहीं आई थी, जब तो तू 2-3 बजे तक सफाई करती रहती थी, थक तो जाती ही थी ना। और जब से तेरी बहू आ गई है तो घर का काम छूती तक नहीं है। ये तो गलत बात है ना शांति? अरे इसमें मैं गलत कहाँ हूँ? मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं है काम करने से, तो मैं गलत कहाँ से हूँ? अगर उसे कुछ परेशानी भी होती तो वो मुझे खुद आके बोल देती। कई बार बहुएं इसलिए भी शांत रह जाती हैं ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। भगवान ने तुझे वाकई बहुत अच्छी बहू दी है। हमेशा सब समझती है, घर के बारे में सोचती है, तेरे बारे में सोचती है। लेकिन ये भी तब तक ही चलेगा जब तक परिवार एक दूसरे के बारे में सोचे। मेरी बहू वैसी नहीं है। मेरी बहू पहले घर परिवार के बारे में सोचती है। और तू यहाँ पर खड़ी क्यों है? तू यहाँ पर खड़ी होकर ना मेरी बहू के कान मत भर। वैसे भी मेरी बहू ऐसी नहीं है। चल बहू, तू जा, घर के काम कर ले। शांति हमेशा ही ऐसा करती थी। वो कभी भी अपनी बहू की तारीफ नहीं करती थी। हमेशा ही वो अपनी बहू को दबाती रहती थी। कुछ दिनों बाद जूही तैयार हो रही होती है। तभी शांति उसे तैयार देखकर उसके पास जाती है और उससे बोलती है, अरे बहू,
इतना तैयार होके कहाँ जा रही है? और तू कहीं जा भी रही है? तूने तो मुझे नहीं बताया। अरे माँ जी, आज आकाश ने मुझे कहा था कि आज हम दोनों बाहर खाना खाने जाएंगे। वो क्या है ना, काफी दिनों से हम कहीं बाहर भी नहीं गए थे, तो इसलिए बस मैं जा रही हूँ। वो मुझे रास्ते में ही मिल जाएंगे। तू इतनी बन ठंड के तैयार होके निकल रही है, और मेरा क्या? मैं क्या घर पे बैठ के क्या भजन करूँगी? जब से तू आई है ना, तब से मेरा बेटा ना मेरा नहीं रहा है। उसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और तुम दोनों बाहर जाके डिनर करोगे तो मन ही मन बहुत खुश हो रही होगी, है ना? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मैंने पहले आकाश को यही कहा था कि माँ जी को लेकर चलते हैं, लेकिन उन्होंने ही कहा कि माँ जी के साथ हम फिर कभी चल लेंगे, आज हम अकेले चलते हैं। माँ जी, हम बस 1 घंटे में आ जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तू रहने दे बहू, मेरा बेटा ऐसा नहीं सोच सकता। अपनी माँ को घर पे अकेला छोड़कर वो कभी नहीं जा सकता, और वो भी तेरे साथ बाहर जा रहा है। तूने ही पक्का उसके कान भरे होंगे, और तूने पक्का यही बोला होगा कि सासू माँ को तो नहीं लेके जाते, हम दोनों आधी आधी रात बाहर घूमते रहते हैं। माँ जी, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। मैं क्यों भला ऐसा चाहूँगी? अच्छा, ऐसी बात है। चल ठीक है बहू, तू चाहती है ना कि मैं खुश रहूं, तो आकाश को फोन करके कह कि मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ बाहर। लेकिन माँ जी। लेकिन क्या? आ गई ना असलियत सामने। मुझे समझ आ गया कि तू ढोंग कर रही थी ताकि तू सबकी नजर में अच्छी बन जाए और मैं बुरी। माँ जी, अगर आपको इसमें ही खुशी मिलेगी तो ठीक है, मैं अभी बोल देती हूँ आकाश को। आकाश को काफी बुरा लगता है जब जूही को मना करती हैं। जूही सच में नहीं बताती कि वो आखिर किस वजह से नहीं आई। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। शांति की वजह से उसके बेटे की शादीशुदा जिंदगी खराब हो रही होती है। इस बात से शांति को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। कुछ दिनों बाद शांति जब आकाश के कान भर रही होती है। तू देख रहा है ना आकाश, तेरी पत्नी घर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है। माँ, आप ये क्या बातें कर रही हैं? वो हमारे घर के लिए कितना कुछ करती है, कितना सोचती है, उसके बाद भी आप ऐसा कह रही हैं। ये क्या गलती कर दी उसने जो आप ये सब बोले जा रही हो? क्या परेशानी क्या है आपको? बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। अगर वो कुछ गलत करती है तो मैं तुझे ही बोलती हूँ, और तू कुछ गलत करता है तो मैं उसे बोलती हूँ। अगर बेटा तू यही चाहता है ना, चल ठीक है, मैं अपना मुंह बंद करके ना एक कोने में पड़ी रहूंगी। जैसा तू चाहता है ना वैसे ही होगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। माँ, आप ना बहुत ज्यादा सोचती हो। चलो कोई बात नहीं, अगर आप चाहती हो ना कि मैं जूही से एक बार बात करूँ तो ठीक है, मैं बात करता हूँ। जूही सारी बातें सुन लेती है। जूही को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो अपने कमरे में जाकर खुद से बात करते हुए कहती है, माँ जी का अब बहुत हो गया है। मैं माँ जी की इज्जत करती हूँ, उन्हें कभी कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन माँ जी का अब बहुत हो गया है। वो खुद को समझती क्या है, मेरे बारे में भड़का रही है आकाश जी को। कोई बात नहीं, अब इन्होंने ले लिया है अपनी बहू से पंगा। अब माँ जी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो अब आगे से कभी भी बहू से तो क्या किसी से भी पंगा नहीं ले पाएगी। जूही अभी तक तो कुछ नहीं करती, लेकिन जैसे ही आकाश आता है तो जूही अपने पति से बोलती है, आकाश, वो मैं क्या सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए हम शहर से बाहर घूमने चले। वो जो तुम्हें ऑफिस की तरफ से ट्रिप मिल रही थी, चले हम। लेकिन तुमने तो मना कर दिया था, फिर अचानक से क्या हो गया? हाँ, तो अब मैं ही कह रही हूँ, तुम सही कह रहे थे। इसी बहाने हमें कुछ समय भी मिलेगा। अब वापस आते टाइम तुम यहाँ आ जाना और मैं अपने मायके चली जाऊंगी। माँ की तबीयत खराब है तो कुछ दिन माँ के साथ रह लूंगी, माँ को भी अच्छा लगेगा ना। जूही और आकाश दोनों ही कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं। शांति अब कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि अब उसने अपनी बहू से पंगा ले लिया था। वो घर में अकेले ही रह रही थी और वो कुछ कह भी नहीं पाती थी। कुछ दिनों बाद आकाश आता है, लेकिन आकाश के साथ उसकी बहू जूही नहीं आती है, जिसे देखकर शांति बोलती है, बेटा, बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही है, बाहर गई है क्या बहू? नहीं माँ, जूही वहीं से ना अपने मायके चली गई। वो क्या है ना, उसकी माँ की तबीयत खराब है तो वो देखने गई है, उस दिन वहीं रहेगी। जूही अब अपनी माँ के घर आराम से रहती है और यहाँ पर शांति के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। धीरे धीरे महीना निकल रहा होता है, लेकिन जूही वापस नहीं आती है। शांति फोन करके कई बार अपनी बहू को वापस बुलाती है, लेकिन जूही भी अब साफ साफ कह देती है कि उसने अपनी बहू से पंगा लेके अच्छा नहीं किया है। 2 महीने बाद जब शांति की हालत खराब हो जाती है तो वो खुद ही अपनी बहू के मायके जाती है और अपनी बहू से कहती है,
बहू बहुत हो गया, तू बहुत दिन रह ली अपने मायके में, अब चल वापस चल। अब मैं तेरे से कोई पंगा नहीं लूंगी। तेरी चुप्पी का मैंने गलत फायदा उठाया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि अब आप लाइन पर ही रहेंगी या आपकी गाड़ी मेरे वापस घर आते ही पटरी से उतर जाएगी? नहीं नहीं बहू, अब ऐसा कभी नहीं होगा। शांति को अपनी बहू से पंगा बहुत भारी पड़ता है, जिसके बाद शांति वाकई में किसी से पंगा नहीं लेती है।